उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले 2 दिनों से दिल्ली में हैं। तमाम बड़े नेताओं से बीजेपी की उनकी मुलाकात हो रही है। इस मुलाकात के मायने क्या हैं, क्योंकि पार्टी आलाकमान से लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर रहे हैं। क्या वजह है, बातचीत करेंगे। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के संपादक अतुल श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। जानेंगे इस मुलाकात की मुख्य वजह क्या होगी। सर, स्वागत है आपका। सर, क्या माना जाए, लगातार दर जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि इससे पहले एक रिपोर्ट भी तैयार की गई थी उत्तर प्रदेश को लेकर, मंत्रियों के कामकाज को लेकर। ऐसे में इस मुलाकात के मायने क्या माने जाए? देखिए, मुलाकात के मायने तो बहुत साफ है। साफ इस तरीके से है कि या तो एक चीज होती है राजनीति में, या तो आपको किसी को हटाने पर थोड़ी चर्चा होती है या कुछ, या ये होता है कि उसको और मजबूत करना है। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके के प्राणी हैं वो, और जिस तरीके से उन्होंने राजनीतिक हस्ती में अपना एक ऑरा बढ़ाया है कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक बड़ी जगह बनाई है, और वो जगह जो है उनको उनके लिए किसी और को उसकी भर पाना मुश्किल होगा। ये मान लेना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ वहां रहेंगे और रहने के लिए ही है, और खास तौर से वो इसलिए कि उन्होंने जो आधार बनाया है भारतीय जनता पार्टी का, एक भारतीय जनता पार्टी का अपना आधार, और दूसरा उन्होंने जो बनाया भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो एक बहुत बड़ा आधार है। कितनी भी इधर ये बात सही है कि कोविड को लेकर के बहुत सारी चुनौतियां थी, उन दुविधाओं दिक्कत के बाद भी उन्होंने उससे आगे निकले हैं, और वो आगे बढ़ करके चीजें हुई है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर है, सफलता का सरकार में जब आप हैं तो आपको सफल होना बहुत जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं कर पा रहा तो मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। योगी के साथ में ये रहा कि उन्होंने शुरुआत के बाद उन्होंने अपना आधार मजबूत किया। मैं कह रहा हूँ कि इतनी बुरी कोविड के दौरान होने के बाद भी वो आधार बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है, और उसका एक कारण योगी भी है, ये मान चला जाना चाहिए, और ये केंद्रीय नेतृत्व भी मानते हैं। अब सवाल है कि ये आजाद तो जब आप गड़बड़ होती है, दूसरा पक्ष कुछ नहीं करता है, पार्टी कहीं एक अपने तरीके से उनको खुशी चाहिए, तो फिर थोड़ी करने की कोशिश करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि साहब सब अच्छा नहीं चल रहा है, लोग साथ नहीं है, वगैरह वगैरह। जो पहली और बड़ी दिक्कत क्या है, योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो हर काम बड़ा परफेक्शन में चाहते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो ना ही कुछ खाते हैं, ना खाने की अनुमति देते हैं। तो वो जो ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली आदत है, वो काफी परेशान करती है। क्यों परेशान करती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा है नहीं, पार्टी है तो वो कोई दूध की धुलूं की पार्टी है। उसमें कांग्रेस के भी आए हैं, इधर भी आए हैं, भी आए हैं, वाई भी आए हैं, भी आए हैं। तो ये बड़े नेताओं में भी, जो पार्टी में भी है, जो अच्छी पदों पर भी रह चुके हैं, अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं और सरकार में भी है, वो ऐसे हैं कि वो खुद भी अगर आप नाम के साथ बात करते हैं, इसके कोविड काल के दौरान है, कितने मंत्री थे जो खुल करके सामने आए, जबकि यही आदित्यनाथ है जिसने खुला हाथ रखा था और कुछ लोगों की जिम्मेदारी उन मंत्रियों को दी थी। क्या कोई मंत्री बताने की कोशिश करेगा कि वो 3 महीने में कितने काम किए? मौका दिया गया था आपको, 80 जिले हैं आपके पास, जो मंत्री है उनको एक टीम की जिम्मेदारी दी थी, तो आगे बढ़ के काम करते हुआ नहीं लोगों। ये बात सच है। मंत्री बहुत निराश, और मतलब काफी मंत्रियों ने बहुत निराश किया। तो उससे क्या हुआ, अब अपना काम की भला जो किस पे डालेंगे, वो आप डालेंगे जातिगत चीजों पर, वो आप डालेंगे काम ना कर पाने की स्थिति पर। अब चुनाव आ रहा है तो लोगों को, हर एक को तो आप खुश नहीं कर सकते कि हर एक का आप आदमी
चाहे वो दिनेश शर्मा हो, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, दो लोग बड़े नाम इसलिए ले रहा हूं कि वो सर्वोच्च पदों पर योगी आदित्यनाथ के बाद है, कितना एक्टिवली काम कर पाए हैं। राजनीति किसी को बैठने नहीं देती है। आप सिर्फ दिनेश शर्मा से सिर्फ इसलिए बनाए रखेंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर कि वो बीमार है तो भी चल रहे हैं, काम कर रहे हैं तो भी। राजनीति जो है वो आपको सक्रियता आपकी मांगती कैसी भी स्थिति, थोड़े बहुत दिन तो हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा दिन आपको नहीं देख सकती है वो। उसी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य हैं, अगर आप एक किसी ग्रुप के गुट के नेता हैं तो आपको बहुत ज्यादा दिन तक वही स्वीकार नहीं होगी मैं तो इसका पिछड़ों का बड़ा भारी नेता हूं। आपको परफॉर्म करना होगा, आगे आना होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को समझना है या बाकी राजनीति के हिस्से को समझना है तो असम में जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया, अगर आपको आगे आना है तो हेमंत बिस्वा शर्मा बनना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा और फिर एक बड़ी रेखा खींचनी पड़ेगी, योगी के सामने एक बड़ी रेखा खींचनी पड़ेगी। तो वो तो नहीं किया। तो जब बड़ी रेखा नहीं खींचनी पड़ी तो फिर इसका मतलब एक विरोध होता है। ये जो एक जो चलता है ना सबका सबको साथ लेके चलना, ये आसान काम नहीं होता है। आप सबको साथ लेने का मतलब ये होता है कि आप ये जरूर होना चाहिए राजनीति में, सुनी सबकी जानी चाहिए, अच्छे से सुनी जानी चाहिए और काम थोड़े बहुत किए भी जाने चाहिए लोगों के, जो अगर मान लो आपके फॉर्मेट में नहीं भी है तो वो असल में ये गलती योगी से हुई कि वो अपने फॉर्मेट में, अपने ढांचे में, अपने खाके में उनका अगर कोई आता है तो ठीक है, नहीं तो बेकार है। राजनीति ऐसे नहीं चलती। राजनीति को बहुत समझदारी से और खासतौर से सरकार को बहुत समझदारी दिखाना चाहिए। ये महंत नहीं है या एक कोई अड्डा वो नहीं है जिसको आप अपने हिसाब से कराएंगे। लेकिन अब मेरे ख्याल से यही सब राय होगी, क्योंकि BL संतोष गए थे वहां, फिर अब ये अमित शाह जी से कल मिले, फिर मोदी जी से आज मिले, कल नड्डा से मिल लेंगे, वो आज ही अभी नड्डा से लिए है वो। तो वो सब प्रोग्राम मिलकर चल रहे हैं, एक पार्टी में है, निश्चित है। अब सिर्फ उनको यही राय दी जानी है कि आप सुनो सबकी, करो अपने हिसाब से और लोगों को कराओ, ज्यादा से ज्यादा लगाओ। ये साफ बात सही है कि जैसे हम तो एक छोटे से संस्थान को चलाते हैं, कोई बड़ा चीजों को चलाता है, तो आपको सबको लेना जरूर पड़ेगा। ये नहीं कर सकते कि मैं तो ऐसा चाहता हूं तो। हाँ, कितना इन्वॉल्व कर सकते हैं उनको करिए। और यही राय दी होगी प्रधानमंत्री जी ने। मुझे नहीं लगता कि वो, जैसा कि भाई लोग खबरें चला रहे हैं कि ये होगा, बताया होगा, इनको रख लो, इनको निकाल दो, ऐसा राजनीति में नहीं होता। और बड़े प्रदेशों में, और खासतौर से जब आदमी का स्टेचर, योगी का स्टेचर इतना बड़ा हो गया, उसके सामने इस तरीके की बातें नहीं की जाती और ना ही प्रधानमंत्री स्तर पे या अमित शाह के स्तर पर ऐसी बात की जाती है। ऐसी कतई बात नहीं होती है। ये सिर्फ जब मुंह में आपके माइक आ जाए तो बहुत सारी आप बातें करने लगते हैं। बिल्कुल, आपने सर हर पहलू पे बारीकी से समझाया। एक सवाल यह है कि जितिन प्रसाद की जिस तरह से एंट्री हुई है बीजेपी के अंदर, कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, कई पीढ़ियों से काम कर रहे थे, लेकिन योगी को जिस तरह से बाईपास किया गया इसमें, तो क्या कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान ने भी दिखाने की कोशिश की है कि अभी आला कमान के हाथ में बहुत सारी चीजें हैं? एक चीज समझ लीजिए आप जी, उत्तर प्रदेश में कुछ भी होगा तो योगी को बाईपास करके नहीं होता है, ये गलत फहमी निकाल दीजिए अगर आप। दूसरा ये है कि कुछ मोहरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ लगाए जाते हैं। जैसे मेरी दीवार है तो मेरे पेंटिंग के पीछे आप देख रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए मैंने लगा रखी है कि थोड़ी अच्छी सी लगे। इसमें राम का नाम है तो मैं ऐसा नहीं कि हरदम राम नाम जपता रहूंगा, लेकिन राम एक खोज है। तो कुछ मोहरे हैं, राजनीति में भी बहुत सारे मोहरे होते हैं। जितेंद्र प्रसाद एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं और राजनीति में मोहरा बहुत बड़ी चीज होती है। ये जितेंद्र प्रसाद नहीं है जिन्होंने ब्राह्मण चेतना परिषद बनाई, और जब वो गुंडा मारा गया था, आपको याद होगा, विकास दुबे नाम के मारा गया था, तो इन्होंने ब्राह्मण चेतना परिषद बनाई थी, उसके संरक्षक बन गए थे और ये कहा कि ब्राह्मणों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो अचानक वो अत्याचार कैसे बदल जाता है ये नहीं समझ में आता है किसी को। वो बहुत सिंपैथी वाला, और अब वो माननीय मुख्यमंत्री है तो उनसे कल मिलने भी गए थे जितेंद्र प्रसाद। कल उत्तर प्रदेश भवन में योगी जी से मिलने भी गए थे। तो जितेंद्र प्रसाद सिर्फ एक चेहरा है अभी, जो अभी आए हैं, और इधर 2-3 दिन में कोई बहुत बड़ी खबरें नहीं थी, बहुत बड़ा कोरोना नहीं था, बहुत बड़ी बुरी हालत नहीं थी कहीं और, बहुत सारी राजनीतिक जैसे, तो इसलिए थोड़ा बहुत उनको जगह
और इस्तेमाल स्पेस मिला। और लेकिन जो आदमी, आप ये समझिए, इससे समझिए, जो आदमी, उनके पिताजी बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे, कांग्रेस में ठीक ठाक उनकी पहचान थी और वो जीतते रहे थे। ये भी 2 बार जीते अपने पिताजी की वजह से, क्योंकि उनके निधन के बाद में 2 बार जीते वो। लेकिन क्या वजह थी कि कांग्रेस में किसी भी किसी भी, क्या मतलब, दोनों टर्म में प्रधानमंत्री तब के मनमोहन सिंह ने उनको स्टेट मिनिस्टर ही बना रखा 10 साल तक। ऐसा कभी नहीं होता है। यहां पर गिरिराज सिंह ऐसे आदमी भी जिनको कि प्रधानमंत्री ने 5 साल पहले काम किया और फिर उनकी बोलने की वजह से उनके, और कोई खास उनके पास काम नहीं था, लेकिन वो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर है। नरेंद्र मोदी ऐसा आदमी बना सकता है। तो वहां तो बहुत सारी चीजें हो सकती थी, वो नहीं हुई। तो ऐसा नहीं है, इनको आए हैं, ठीक है, बैठेंगे, खाए पिएंगे, इस्तेमाल करा जाएगा, इस्तेमाल होंगे। और एक जो ब्राह्मणों को जोड़ने का एक क्रम है, उसमें वो सहभागी भी होंगे अगर वो ठीक से चीजें बनाए रखते हैं और उनको अच्छी जगह भी मिलेगी। उसके बाद के 2 चुनाव वो हारे, 2 के 3 चुनाव हारे, विधानसभा के चुनाव हारे। तो वो अपनी, मुझे लगता है कि वो अपनी सीमा जानते हैं और उस सीमा के बाद वो बहुत ज्यादा कुछ ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें कोई बहुत बड़ा काम करना चाहेंगे। हाँ, उससे बड़े नेता उत्तर प्रदेश में है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो है 6 बार विधायक रह चुके हैं। अपने पाठक, ब्रजेश पाठक है, न जाने कितने घाट का पानी पी करके आए हैं और कई बार सांसद रह चुके हैं। अब विधायक हुए तो फिर क्या मंत्री भी है, उनसे ज्यादा मिलनसार हैं, उनसे ज्यादा लोग जानते हैं उनको, ज्यादा बड़े लेवल पे वो काम करते हैं। एक नहीं, कई मंत्री है भाई, कई नेता ऐसे हैं जो ब्राह्मणों का एक वो करते हैं। तो ठीक है, आप भी आ रहे हो तो कुछ ना कुछ तो आहुति दोगे, इसलिए स्वागत योग्य है जितेंद्र प्रसाद का उनको लाना। लेकिन ऐसा कोई हो कि अरे ब्राह्मण है और वो राजपूत है और फिर ऐसी कोई रेखा खींची जाने वाली है, बीजेपी अब वो रेखा नहीं खींच रही है। बीजेपी का उससे बड़ा रेखा खींचने का काम है कि नीचे के वर्ग को, जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़े हैं, मायावती को क्यों कमजोर पड़ी है उत्तर प्रदेश में, उसकी वजह सिर्फ यही है कि आज बीजेपी के पास अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़े वर्ग का बड़ा हिस्सा है। बीजेपी कहने के लिए हो सकता है कि स्वर्णों की पार्टी हो, स्वर्ण कहीं और नहीं जा सकते, ये बात दूसरी है, लेकिन उसका आधार ये लोग ही नहीं है, सिर्फ दूसरे लोग हैं जो नीचे के लोग हैं। और इसीलिए ये इस पर काम भी तेजी से हुआ है, ऐसा नहीं काम नहीं हुआ है। पिछले कोरोना काल में ज्यादा बड़े स्तर पे, ज्यादा अच्छे स्तर पे काम हुआ था। इस बार भी कोशिश हो रही है, जैसे श्रमिकों को भी पैसा दिया गया, तो क्यों दिया गया? मैसेज देने के लिए। किसानों को क्यों रियायत देने की बात हो रही है? या अभी जैसे अभी रबी की फसल हुई थी, खरीफ में है, तो खरीफ में पहले यूरिया को लेकर के किया गया। इस बार फिर केंद्रीय स्तर पर कुछ सब्सिडी दी जाएगी और काफी बड़ी होगी, मेरे ख्याल से मुझे लगता है 20-22 हजार करोड़ की होगी। तो वो सब काम हो रहे हैं, तो जो ज्यादा बड़े स्तर पे, लेकिन बड़ा प्रदेश है, बड़ी चीजें हैं जो आसान नहीं है। इसलिए योगी की इस यात्रा को सिर्फ इतना नहीं कि उनको उनके कुर्सी के जो 4 पहिए हैं उसका एक पहिया निकालने की कोशिश होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो पहिए उनके ही, उनके पैर जो पहिए हैं वो वही रहेंगे। हाँ, उसको उसमें ग्रीस लगाई जा सकती है, उसमें थोड़े से वो जो आमतौर पे जो पहिया घुमाता है, जैसे गोली होती है लोहे वाली, छर्रे जो होते हैं, वो छर्रे थोड़े से टाइट किए जा सकते हैं, ठीक किए जाते हैं। हाँ, योगी के साथ में एक ये है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने बहुत सारी ताकत दे रखी है, बहुत सारा काम कर रखा है, क्योंकि वो उससे जवाबदेही उन्हीं से लेते हैं। वो क्यों? क्योंकि अगर मंत्री अगर नहीं करेगा तो कहाँ जाना? नाम और वोट तो एक छोटे मोटे नेताओं के बल को नहीं मिलते हैं ना, तो वो उन्हीं के जवाबदेही उनसे, तो वो फिर सरकार का सहायता, एडमिनिस्ट्रेशन का सहायता लेते हैं, नौकरशाही का सहायता लेते हैं। और नौकरशाही कई बार अति करती है, कई बार जो काम उसका है विधायकों से मिलने का, बाकी और लोगों से मिलने का, सांसदों के छोटे मोटे काम करने का, उसमें वो आंकड़ जो दिखाने लगते हैं वो खराब है, उसको रोकना होगा। उसको रोकने के शायद संकेत होते हैं। किसी भी बड़े नेता को ये नहीं कहा जाता कि नहीं नहीं आप ऐसे कह दीजिए, किसी भी को कभी भी नहीं कहा जाता। ये जैसे ही है कि हम लोगों की
मतलब कमजोरी है जो हम लोग कह देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। ये फटकार शब्द थोड़ी को लगाता है, वो एक बात पूछता है, एक सवाल करता है, एक समझाने की कोशिश करता है। कहीं पे भी राजनीति में फटकार नहीं लगाई जाती किसी को इस तरीके से, खास तौर से बड़े लोगों में ये नहीं चलती है। तो ये आए हैं अपने आप को मजबूत करने के लिए। अब प्रधानमंत्री निश्चित रूप से उनकी चिंता है, क्योंकि उनका बनारस है और 24 का इलेक्शन जब होगा तब होगा, लेकिन अभी तो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव है वहां पर अगले साल जब होने हैं, उसको देखते हुए कैसे मजबूती रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा मजबूत होगी तभी मोदी मजबूत होंगे। ये पार्टी भी जानती है, हम सब लोग भी जानते हैं। और उसी पे मैं उस कुर्सी को जिसका मैं कह रहा था पहिए है, तो उसके छर्रे हो सकता है थोड़े बहुत नए जोड़े जाएं, एक आध छर्रे बदले जा सकते हैं, एक आध जोड़े जाएंगे छर्रे, और ग्रीस व्रीस ठीक से लगाई जाएगी, ग्रीस वगैरह लगाई जाएगी, और उसके बाद ही वो उसको ठीक किया जाएगा। तो बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर, ये हो सकता है या वो हो सकता है। आपके अनुसार सिर्फ कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं हो सकती है, लेकिन यूपी में बदलाव के बहुत ज्यादा अभी उम्मीद नहीं है। बदलाव जो एक पार्टी के स्तर पर हो सकता है, क्योंकि वहां ड्यू भी है, और वो चेहरा हो सकता है। बदलाव दिखाने के लिए जो होंगे वो इसी पार्टी के स्तर पर होंगे, और बाकी उन नेतृत्व के जो और जो मंत्री परिषद के लोग हैं उनको समझाने बुझाने के स्तर पर होंगे, और उनसे ये कहा जाएगा आपका ये देखा जा चुका है कि आप अपने बल पे कितना बड़ा चुनाव लड़ सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य हार भी चुके हैं अभी, आपको याद जी, या अपने दिनेश शर्मा बाबू भी मतलब विधान परिषद के नेतृत्व के देन है। बहुत सारे लोग हैं, मैं एक नाम, ये सब नाम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हर आदमी को अपना आधार, अपना प्लस पार्टी का आधार वो जोड़ के समझ के रखना होगा। तो लेकिन अब ये लोग सिर्फ इन्हीं को सिर्फ कोरोना हो सकता है, या वही डर होगा। योगी को कोरोना हुआ, 5 दिन बाद खुद निकल पड़े रास्ते पर अपने, कितने लोग निकले हैं। या लगातार प्रधानमंत्री थे, वो जा सकते हैं बाकी जगह दौरे करने, या वो अपने वैक्सीन निर्माताओं के हैं बाकी जगह पर। तो ये काम उन लोगों का भी जिनको असाइन किया जाता है, जो मंत्री है उसके। अगर ये काम अपने हर्षवर्धन नहीं कर रहे हैं तो कितने दिन तक प्रधानमंत्री हर काम वही करेंगे। जी, एक सर आखिरी सवाल, जानकारी आपसे चाहिए थी कि यूपी में जिस तरह से पंचायत के चुनाव हुए और वहां पे रिजल्ट आया कोरोना काल के बीच में ही, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं 2024 और उससे पहले जो यूपी के चुनाव हैं उसको लेकर पार्टी अब चुनावी मोड़ में है, इसलिए खुद योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाकर पार्टी आगे बढ़ना चाहती है, चुनावों की एक तैयारी भी पार्टी कहीं ना कहीं अब शुरू कर रही है? नहीं, निश्चित रूप से योगी को ही देर रख करके आगे बढ़ना चाहते हैं। जहां तक पंचायत चुनाव का है मामला, तो पंचायत चुनाव को जो लोग ठीक से जानते हैं, मैं जानता हूं नहीं जानता हूं ये अलग सवाल है, लेकिन जो लोग ठीक से जानते हैं वो जानते हैं कि पंचायत चुनाव कभी भी विधानसभा चुनाव में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। पंचायत चुनाव विशुद्ध रूप से लोकल होता है। पंचायत चुनाव लोकल दादागिरी का चुनाव होता है, लोकली जोड़ने का चुनाव होता है। उसके लिए न जाने अब क्या क्या होता है, पहले कुछ और कहा जाता था, आजकल उसके लिए बहुत सारी चीजें की जाती हैं। तो पंचायत चुनाव को इसका बहुत बड़ा आधार नहीं, लेकिन ये बात सही है। क्यों? क्योंकि पंचायत चुनाव में होता क्या, वहां गांव देहात जाति ये सब चीजें ज्यादा काम करती हैं, और वही लोग बाद में भी जब एक बड़ा ग्रुप बन जाएगा तो निश्चित रूप से विधानसभा में भी वही काम करता है। लेकिन वो समीकरण कैसे बनते हैं, पार्टियों के समीकरण कैसे बनते हैं, चुनाव में जब विधानसभा का चुनाव होगा तब कैसे समीकरण बनेंगे, ये इस पर निर्भर करता है। और ये इस पर भी निर्भर करता है कि अगर जैसे मान लीजिए आपको वेस्ट में है अजीत सिंह का, अभी समाजवादी पार्टी, अजीत सिंह मतलब जयंत चौधरी हो गए, अजीत सिंह तो बेचारे गुजर गए। जयंत सिंह की राष्ट्रीय लोकदल जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ किस तरह से होगा। समाजवादी पार्टी के गठजोड़ होने के सिर्फ फायदे नहीं है, अजीत सिंह की पार्टी को नुकसान भी है, और वो नुकसान अभी मैं इस तरीके से नहीं कह सकता। उसके दूसरे समीकरण हैं, उसके समीकरण का फायदा संजीव बालियान उठाएंगे अगर कभी ऐसा होता है। तो वो बहुत सारे समीकरण, और दूसरा आगे अगले 8-10 महीने में
किस तरीके से काम होता है, कितना इन्वॉल्व होके करता है, कितना संघ इन्वॉल्व होके करता है, वो बहुत जरूरी है और उसी को देखा जाना ही। फिलहाल यही लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को मजबूत करने के लिए और यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारी करने के लिए पार्टी अब पूरी तरह से फ्रंट फुट पे है और इसीलिए शायद दिल्ली के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आपने इतना समय दिया मुझे, चलिए धन्यवाद। थैंक यू सर।